आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की क्लास में हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर या मनोदशा विकृति के बारे में। इससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि सर मनोदशा विकृति पर वीडियो बनाएं, तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मूड क्या होता है, मनोदशा क्या होती है। अपने आसपास में, अपने दोस्तों से या अपने रिलेशन में बहुत लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी इस वर्ड का यूज़ किया होगा कि मेरा मूड नहीं सही है, अभी मुझसे बात मत करो, या मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपने अक्सर अपने आसपास में सुनी होंगी। क्या होता है ऐसा कि पर्सन का मूड ख़राब हो जाता है, उसका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर उसमें फिर आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कैसे उसके मूड का डिस्टर्ब होना आगे चलकर वो एक डिसऑर्डर में बदल जाता है। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि मूड डिसऑर्डर का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि जो उनके इमोशंस होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनमें काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। मतलब अचानक से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अचानक से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, या कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिसमें इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है कि उनमें लंबे समय तक एक ही दशा चलती रहती है। मतलब वो दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो लगातार परेशान ही रहेंगे, वो इतना परेशान हो जाएंगे कि आगे चलकर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या खुश हैं तो इतने ज़्यादा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे कि वो आगे चलकर फिर मैनिया में चले जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पर्सन की लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं कि पर्सन का जो सोशल लाइफ है, जो उसका ऑक्यूपेशनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो इनसे अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। इसलिए इन चीज़ों को डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करने लगे तो उसे हम डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इस विकृति में क्या होता है कि मनोदशा में कभी तो काफ़ी विषाद देखने को मिलता है, मतलब डिप्रेशन देखने को मिलेगा। कभी कभी डिप्रेशन के साथ साथ उसको सुख का आभास भी होगा, मतलब वो डिप्रेसिव भी है और साथ में हैप्पी भी है। एक पल को डिप्रेसिव हो जाता है, डिप्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में, और दूसरे पल वो खुश हो जाता है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन देखा जाए तो आपने पहले भी सुना है कि कोई भी चीज़ जब एक्सेस में हो जाती है तो एक्सेस की चीज़ हमेशा सही नहीं होती है। चाहे सुख भी एक्सेस में हो जाएगा तो वो भी आगे चलकर प्रॉब्लम करेगा, और दुख भी एक्सेस में होने पर प्रॉब्लम करेगा। और अगर दोनों चीज़ों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है तो वो भी चीज़ें प्रॉब्लम लाती हैं। तो आपने देखा कि जो मूड डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर में पर्सन की जो फीलिंग्स रहती हैं, इमोशंस रहते हैं, उसमें काफ़ी जल्दी परिवर्तन होता है, या तो काफ़ी लंबे समय तक एक ही चीज़ बनी रहती है, और इसकी वजह से पर्सन की लाइफ अफेक्ट होती है, उसकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ,
ऑक्यूपेशनल लाइफ, हर चीज़ें उसकी अफेक्ट होती हैं। इसलिए हम इसे मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करें हम इसके टाइप्स की, तो मुख्य रूप से इसके 3 टाइप बताए गए हैं। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, उसके बाद आपका यूनिपोलर डिसऑर्डर या जिसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, और थर्ड है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन जो आपका साइकोथैमिक डिसऑर्डर है, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, और अगर हम वैसे बात करें डिसऑर्डर के रूप में भी, तो वो उतना ज़्यादा तीव्र नहीं है, ना ही उसके लक्षण पूरी तरीके से किसी व्यक्ति में देखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। पहला है आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या जिसे हम यूनिपोलर डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर या विषादी विकृति के बारे में, या जिसे आप एक ध्रुवीय विकृति के नाम से भी जानते हैं, एक ध्रुवीय विकृति या यूनिपोलर डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है, तो इसका मुख्य लक्षण ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसमें उदासी देखी जाती है, उसमें उदासी देखा जाएगा, उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे इसके अलावा उसमें भूख नहीं लगेगी, उसको नींद और शारीरिक वज़न में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, मतलब वो सोएगा नहीं ढंग से, उसका वेट लॉस हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उसका एक्टिवेशन लेवल है, अब उसमें भी कमी पाई जाती है। अब अगर इस डिसऑर्डर को हम 2 टाइप में डिवाइड करें, विषादी विकृति को, तो इसमें आपका पहला है डायस्थेमिक विकृति, डायस्थेमिक डिसऑर्डर, और दूसरा है आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब डायस्थेमिक में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी लंबे समय से जो पर्सन होता है उसके अंदर काफ़ी लंबे समय से, जैसे कुछ वर्षों से, वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो आनंद की, जो हैप्पीनेस की फीलिंग रहती है वो बहुत ना के बराबर रहती है, मतलब आनंद की कमी का अनुभव करता है। इसमें हो सकता है कि उसकी जो मनोदशा है वो सामान्य हो, लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो वो इंटरेस्टलेस, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, बस चुपचाप एकदम अकेले में रहकर अपना लाइफ स्पेंड करता है। बात करें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, तो इसमें पर्सन को बड़े विषादी घटनाओं का, मतलब कोई ऐसी घटना घटी हो उसके साथ में जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स जनरेट कर दे, उत्पन्न कर दे, ऐसी घटनाओं का उसे अनुभव होता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो जितनी भी उसके आसपास की चीज़ें रहती हैं सब में वो अपनी अभिरुचि, अपना इंटरेस्ट खो देता है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, उसके नींद में, वज़न में कमी, साथ में उसको कुछ ना करने के बाद भी थकान का महसूस होना, मतलब वो कुछ करेगा नहीं लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि पूरी बॉडी थकी हुई है, कितना मैं थका हुआ हूँ, और इतना ज़्यादा उसको फिजिकल हरासमेंट के साथ साथ मेंटल हरासमेंट भी होता है, वो किसी चीज़ को सोच ही नहीं पाता है, सोचने विचारने की क्षमता में भी उसके कमी आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो एकदम बेकार हूँ, यूज़लेस हूँ, और इसके साथ साथ वर्थलेस हूँ, मैं एकदम से किसी काम के नहीं हूँ। ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और इन चीज़ों की वजह से कई बार उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है, वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें बताई गई, ये इसके अकॉर्डिंग आप किसी पर्सन को तभी इस कैटेगरी में रख सकते हैं जब ये जो उसके सिम्टम्स हैं वो लास्ट 2 वीक से उसके अंदर ज़रूर दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन के लिए परेशान हुआ है, 2 दिन के लिए उसके साथ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसको बोल दो कि नहीं, आपके अंदर तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लक्षण हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम डिप्रेशन के स्वरूप के बारे में। जो विषाद है, विषाद के स्वरूप के बारे में बात करते हैं कि विषाद क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं।
तो विषाद आप पहले भी जानते होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आप खुद डिप्रेशन में गए भी होंगे। मतलब हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं, उसके बाद में उनको सोचते सोचते कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में होता क्या है कि जो पर्सन की मनोदशा होती है, जो उसका मूड होता है, वो एकदम उदास हो जाता है, मतलब ऑफ माइंड, एकदम से वो उदास रहने लगता है और किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें तो कुछ और भी सिम्टम्स बताए गए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पर्सन के अंदर डिप्रेशन है या नहीं है। जैसे अगर हम सामवेगिक लक्षण की बात करें, इमोशनल सिम्टम्स की बात करें कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो वो इमोशनली कैसे बिहेव करेगा। उसमें क्या होता है कि ऐसे पर्सन का जो मेजर सिम्टम्स, आप अगर विषाद की बात करेंगे तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो मेजर सिम्टम्स हैं वो उदासी हो गया, इंटरेस्ट न लेना हो गया, इसके साथ साथ निराशा हो गई। ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाएंगी मुख्य रूप से। और इसके अलावा कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो जब तक रोते नहीं है, मतलब वो कोई भी बात बोलेंगे तो वो रोने लगेंगे। इतना ज़्यादा वो डिप्रेसिव हो चुके होते हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर डिप्रेशन होता है कि वो बिना रोए कभी भी अपनी बातों को दूसरे के सामने रख ही नहीं पाते हैं। इवन ऐसे पर्सन जो उनका हॉबी है, जिसमें उनका इंटरेस्ट था पहले, उन कार्यों को भी नहीं करते हैं, उन कार्यों को करने में भी मन नहीं लगता है। और जो जैविक क्रियाएं रहती हैं, जैसे खाना हो गया, पानी पीना, सेक्स हो गया, जिसमें एक आदमी का ना चाहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इन चीज़ों में भी ऐसे पर्सन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उसमें जो सुख होता है उसका वो अनुभूत या उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। इतना उनके अंदर डिप्रेशन होता है कि वो इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर होते भी हैं तो वो अपने मन से नहीं होते हैं और उसमें पूरा वो सहयोग भी नहीं करते हैं। अगर संज्ञानात्मक लक्षणों की बात करें, कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करें, तो आपको पता है कि जो कॉग्निशन होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। हमारी माइंड, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इन सब से रिलेटेड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पर्सन डिप्रेशन में होगा उसके अंदर हमेशा निगेटिव फीलिंग्स रहेंगी, निगेटिव थॉट्स आएंगे। वो कोई भी चीज़ें सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, तो वो निगेटिव रूप में ही उसको सोचेगा। इसके साथ साथ उसका खुद के प्रति जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है। वो खुद को तुच्छ, घटिया, इस तरीके का व्यक्ति समझने लगता है और ऐसा सोचता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, अब कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना ही कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही निगेटिव रूप से प्रेडिक्ट करने लगता है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको दिखता है तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। वहीं पर अगर हम अभिप्रेरणात्मक लक्षण या मोटिवेशनल सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पर्सन किसी भी कार्य को करने में पहल नहीं दिखाते हैं। उन्हें दूसरों के साथ काम करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बातचीत करना नहीं पसंद होता है और उनको खाने के लिए भी फोर्स करना पड़ता है। खाने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, तब ऐसे पर्सन इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है डिप्रेशन के। अब ऐसे पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, कैसे उसके बिहेवियर को देखकर आप जान सकते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तो बिहेवियर की बात करें तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, एकदम ना के बराबर काम करते हैं और उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। वो कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं, अकेले रहकर अपने टाइम को पास करते हैं और ज़्यादातर तो वो लेट उठते हैं और जल्दी जब उनको 10 बार बुलाया जाता है तब जाकर वो बिस्तर छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती हैं। फिर फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें
सोमैटिक सिम्टम्स या फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब कोई पर्सन खाना नहीं खाएगा, प्रॉपर नींद नहीं लेगा और डिस्टर्ब रहेगा तो उसके अंदर थकान देखी जाएगी। क्योंकि नींद क्या होता है, नींद हमारे रिफ़्रेशमेंट के लिए होती है। नींद लेने के बाद हम रिफ़्रेश फील करते हैं, पूरी तरीके से फ्रेश फील करते हैं। तो जब कोई पर्सन नींद ही नहीं लेगा, सही ढंग से अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा, तो उसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स की बात कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं पर्सन के अंदर, जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार है, विषाद का शिकार है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में, कुछ कारणों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि अब तक आपने इतने डिसऑर्डर में देखा, मुख्य रूप से 3-4 कारण ही होते हैं: जैविक कारक, मनोगतिक कारक, व्यवहारपरक कारक, संज्ञानात्मक कारक। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैविक विचारधारा की बात करें कि कौन कौन से जैविक कारक हैं जो पर्सन के अंदर विषाद को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसमें बात करें तो बताया जा रहा है कि कई बार जो डिप्रेशन का कारण होता है वो जीन्स में होता है, पर्सन के जीन्स में होता है, यानी उसको ये चीज़ें आनुवंशिक रूप से मिली हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि इसके डिप्रेशन का कारण जेनेटिक है। इसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स, न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स, जिसमें पर्सन के जो अंदर हार्मोन्स होते हैं, कई बार हार्मोन्स का स्राव ऐसा होता है कि जो पर्सन को डिप्रेसिव बिहेवियर करने के लिए प्रेरित कर देता है, उसके अंदर डिप्रेशन ला देता है। तो ये सारी चीज़ें जैविक पॉइंट ऑफ व्यू में देखी जा सकती हैं। फिर बात करें हम मनोगत की विचारधारा की, साइकोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसकी बात स्टार्टिंग होती है फ्रायड और उनके शिष्य कार्ल अब्राहम से। इन लोगों ने बताया कि विषाद किसी एक हानि के प्रति की गई प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई पर्सन है और उसको कुछ लॉस हो जाए, वो चाहे फिजिकल लॉस हो जाए या साइकोलॉजिकल लॉस हो जाए, तो जब ऐसी चीज़ें उसके साथ घटती हैं तब उसके अंदर विषाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन है, उससे रिश्ता ख़त्म हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, या पर्सन ने कुछ डिसाइड किया हो, कुछ बहुत बड़ा डिसाइड किया हो अचीव करने का और वो चीज़ अचीव ना कर पाए, तो उस कंडीशन में भी उसके अंदर क्या होता है कि मानसिक रूप से अंदर संघर्ष चलते हैं जो आगे चलकर विषाद का रूप ले लेते हैं। व्यवहारपरक कारणों की बात करें, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या व्यू पॉइंट की बात करें, तो इसमें लेविसोन्स ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरस्कार के प्रति, मतलब जो किसी पर्सन को कुछ अच्छा करने पर पुरस्कार मिलता है, तो ऐसे पर्सन के अंदर पुरस्कार के प्रति इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि अरे मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और वो ऐसे कामों को भी तब फिर करना बंद कर देते हैं जिनसे पुरस्कार मिलने की संभावना अधिक हो। क्योंकि जब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पुरस्कार में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि मुझे पुरस्कार मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो ऐसा कार्य भी नहीं करते कि उन्हें पुरस्कार मिले ही। तो इस वजह से भी कई बार पर्सन की जो लाइफ स्टाइल होता है वो डिप्रेसिव हो जाता है, उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। फिर कॉग्निटिव व्यू पॉइंट की बात करें तो इसमें 2 थ्योरीज आती हैं। एक तो आता है बेक का सिद्धांत और एक आता है हेल्पलेसनेस जिसे सेलिगमैन ने दिया था। सबसे पहले बात करें बेक के सिद्धांत की, तो बेक ने बताया कि जो लोगों की अपने आसपास, अपने
खुद के बारे में जो थिंकिंग होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती है। वो अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने लगता है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो निगेटिव थिंकिंग है वो उनको कितना ज़्यादा आगे चलकर परेशान कर सकती है, और इसके बाद वो उसी थिंकिंग में और ज़्यादा घुसते जाते हैं, डूबते जाते हैं। निगेटिव थिंकिंग उनके आसपास ही चलने लगती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स फिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हेल्पलेसनेस थ्योरी की, तो हेल्पलेसनेस का आपने पहले भी देखा है। जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने देखा था कि जिसमें कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब पर्सन ये मान लेता है कि वो जो कंडीशन है उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, उस कंडीशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेता है और उसी में वो जीने लगता है। जैसे इस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को बांधकर उसको करंट दिया, मतलब जहाँ पर कुत्ता बैठता था वहाँ पर करंट फ्लो किया जाता था। कुत्ता पहले तो बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश किया, इधर उधर छटकने कूदने की कोशिश किया, लेकिन जब उसको पता चल गया कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, ये जंजीर में नहीं तोड़ सकता, तो फिर वो चुपचाप बैठा रहता था। करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वो चुपचाप बैठा रह रहा है, करंट को बर्दाश्त कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो हेल्पलेस हो गया कि अब मेरी सहायता नहीं हो सकती, अब मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जब पर्सन भी अपने माइंड में ये चीज़ सोच लेता है तो फिर वो आगे चलकर इसको ही अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लेता है और उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं और उसके कौन कौन से कारण होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके उपचार के बारे में। तो उपचार में भी जैसे जितने कारण होते हैं उतने ही टाइप के उपचार भी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोगतिक चिकित्सा के बारे में। मनोगतिक चिकित्सा में एक लाइन में इसको समझें कि इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया जाता है, क्योंकि कई बार जो डिप्रेशन के उसके रीजंस होते हैं, जिस कारण वो डिप्रेशन में गया है, वो वास्तविक ही नहीं होते हैं, और वास्तविक होते भी हैं तो वो अब उनको चेंज नहीं कर सकता है, अब उनको बदल नहीं सकता है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि उस पर्सन को चेतन मन, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, उस लेवल पर लाकर उसको इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसको इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता है और इन चीज़ों से कैसे दूर रखा जाए उसको, इसके बारे में उस पर्सन को सिखाया जाता है। फिर व्यवहारपरक चिकित्सा की बात करें तो बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, यहाँ पर लेविसन ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसके द्वारा पर्सन के अंदर हम जो उसका यूनिपोलर डिप्रेशन है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे जो उसकी सुखद घटनाएं उसके जीवन में पहले घटी हो, उन घटनाओं को दोबारा उसे याद दिलवाना, दोबारा उन चीज़ों को बताना उसे, उसकी लाइफ की कुछ ऐसी 10 एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना जो काफ़ी ज़्यादा सुखद रही हो उसके जीवन में, जैसे जब उसने कोई अचीवमेंट हासिल किया हो, या जब उसकी मैरिज हुई हो, जब उसको बच्चा हुआ हो, अगर वो मैरिड है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ से लेकर उनमें से उसको जो 10 सबसे अच्छी चीज़ें हैं उसको उसे याद दिलवाना, जिससे कि क्या होता है कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि पहले भी मैं सक्सेसफुल रह चुका हूँ और आगे भी मैं कोशिश कर हो सकता हूँ। इसके अलावा जो अविषादी व्यवहार हैं, ऐसे बिहेवियर जो डिप्रेशन को दूर करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाना, और जब वो ऐसे चीज़ें करे तो उसको रीइंफोर्स करना, उस व्यवहार को रीइंफोर्स करना। तो इस तरीके से भी उनके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। फिर उसको सामाजिक कौशल विकसित करने का शिक्षण देना, मतलब सोशल लाइफ कैसे डेवलप करें, सोशल स्किल कैसे डेवलप करें, कैसे लोगों के साथ बातचीत करें, कैसे एक हेल्दी रिलेशन बनाएं लोगों के साथ, उसके बारे में बताना, जिससे उसके फिर आगे चलकर जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो दूर होते हैं। और
इसके बाद अगर हम बात करें कॉग्निटिव थेरेपी की, तो कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है कि उसका जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या करना रहेगा कि इसमें उसकी थिंकिंग, उसके थॉट प्रोसेस, उसके आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज लाके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सब बैक ने यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली अवस्था है कि उसकी जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं में वृद्धि की जाए। मतलब आपने देखा है ऊपर कि जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम होने लगती हैं। वो ज़्यादातर किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, एकदम चुपचाप अकेले रहना पसंद करता है। तो उसको प्रेरित किया जाए कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और उसकी मनोदशा को उन्नत बनाया जाए। इसके साथ साथ उसके सेल्फ थिंकिंग को डेवलप किया जाए और उसे ये बताया जाए कि वो जो चीज़ें सोच रहा था वो गलत है। अच्छी चीज़ों को उसके अंदर, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को उसके अंदर डेवलप किया जाए। इसके अलावा उसकी जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो उसके प्रेजुडिस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनको पहचान कराया जाए कि कौन कौन से उसके ऐसे निगेटिव थॉट्स हैं जो बेकार में सोचता है, जिनकी वास्तविकता में कोई मौजूदगी है ही नहीं। इसके अलावा उसके जो एटीट्यूड है, जो मनोवृत्ति है, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जाए। तो इन तरीक़ों से हम पर्सन के अंदर जो डिप्रेशन है उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा योग थेरेपी भी है। योग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप डिप्रेशन को आसानी से दूर कर सकते हैं, जैसे आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्रा हो गया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये सारी चीज़ें, इन सब का उपयोग करके पर्सन के अंदर के डिप्रेशन को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मूड डिसऑर्डर क्या है, उसके मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, और उन प्रकारों में फिर हमने जो यूनिपोलर डिसऑर्डर है, या जिसे हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जाना। उसके कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर आज अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।